for Delta, over. जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, उनका एक रेडियो पे मैसेज आया कि कोई भी टैंक एक भी इंच पीछे नहीं हटेगा, सब जहां हैं वहीं खड़े होके लड़ते रहेंगे। साहब, टैंक में आग लग चुकी है, पीछे लेके बुझा लें, फिर आगे लग जाएंगे। नहीं पराग सिंह, सीओ साहब का आदेश नहीं सुना, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, यहीं डटकर लड़ेंगे। इस समय अरुण खेत्रपाल और उनका क्रू अकेले दुश्मन का सामना कर रहे थे और दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। पाकिस्तानी अटैक ऑलमोस्ट हमारी लाइन तक आ चुका था। इन्होंने देखा कि अगर अभी हमने मुड़ के इनसे लड़ाई नहीं की तो ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देंगे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे और हमारे पास सेंचुरियन टैंक था। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह जो कि कमांडिंग अफसर थे और उन्होंने निर्णय किया हमारी रेजिमेंट अनक्लियर माइनफील्ड से इंडक्ट करेगी। जब आगे बढ़ने का आदेश मिला तो किसी ने दोबारा ये नहीं सोचा कि रास्ते में मुश्किलें क्या होंगी, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। इतिहास में शायद पहली बारी डे लाइट क्रॉसिंग ऑफ माइनफील्ड की गई ठाकुर द्वारा माइनफील्ड के ऊपर। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने गनर एएलडी नत्थू सिंह से कहा कि आप एक तरफ से दुश्मन के टैंक्स पे एंगेज करना शुरू करें। इस भीषण टैंक बनाम टैंक युद्ध में अरुण ने 8 टैंक ध्वस्त किए। उनके टैंक पर भी कई बार दुश्मन के गोले आके लगे, जिससे उनके टैंक में आग लग गई। Hello, Arun, pass. Hello for Arun. Arun, your tank is on fire. Evacuate. Evacuate now. Over. No, sir. I'll not abandon my tank. My gun is still working, and I'll get these enemy tanks. Over. तलवार से बिजली कटके लाल लहू भय धरती, ये वर दे प्रभु मोहे, विजय हो या वीर गति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। एक ऐसा जज्बा जो कहता है मौत की आंखों में आंखें डालकर डटो, एक इंच भी पीछे मत हटो। एक ऐसा जोश जो कहता है दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में क्यों न हो जाएगा। एक ऐसा पागलपन जो ये कहता है कि चाहे दुश्मन लहर पे लहर आकर आक्रमण करे, उसे पीछे की ओर धकेलो। आज मतवालों की ऐसी ही कहानी आपको सुनाते हैं। 1971 के जंग में जो देश के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ी गई थी लड़ाई, बैटल ऑफ बसंतर। पराक्रम, दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने का। The Battle of Basantar was fought only on 16th, but landing up in Basantar was from 4th to the 14th of 10 days of advance into enemy territory. पराक्रम, सीधे मौत को जंग के लिए ललकारने का। दुश्मन के काउंटर अटैक को फेल करने के लिए हमारी रेजिमेंट अनक्लियर माइनफील्ड से इंडक्ट करेगी। पराक्रम केवल जीत नहीं, प्रतिष्ठा के संग्राम का। Valor is valor irrespective of the flag. प्रण, मातृभूमि की ओर उठती दुश्मन की हर नजर को झुकाने का। रण, कण-कण माटी का मोल चुकाने का। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब तक मेरी टैंक की गन चल रही है मैं दुश्मन से लड़ता रहूंगा और मैं यही रहूंगा। 1971 की जंग पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई थी, लेकिन ये हिंदुस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जिसने पूरब में भी पाकिस्तान का मनोबल चकनाचूर कर दिया था। कहानी बसंतर की लड़ाई की।
पाकिस्तान का ये मानना था दैट द डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट। तो पाकिस्तान ने सोचा था कि बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश नया देश बन जाएगा, मुझे कुछ ज़मीन यहाँ पे ज़रूर कैप्चर करनी है। सो पाकिस्तान वाज ऑन अ मेजर ऑफेंसिव इन दी वेस्ट। I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend territorial integrity with all the forces at our command. पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध की आशंका भर से पाकिस्तान बौखला गया था। 3 दिसंबर को उसने पश्चिमी मोर्चे पर जंग का आगाज कर दिया, एयरफील्ड्स पर स्ट्राइक की। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields. जम्मू कश्मीर हासिल करने के इरादे से अखनूर की ओर कूच कर दिया। उस क्षेत्र को चिकन्स नेक कहते हैं। यहाँ के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वहाँ भारतीय भूमि का हिस्सा पाकिस्तानी मानचित्र के भीतर घुसा हुआ है, यानी पाकिस्तान से घिरा हुआ है। पाकिस्तान इस हिस्से को जीतकर कश्मीर को बाकी के हिंदुस्तान से काटना चाहता है। वह भारत की सीमा को 3 तरफ से टच करता है और पाकिस्तान को यह स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज मिलती है कि वो अगर शकरगढ़ सेक्टर के बीच में खड़े होते हैं तो दे कैन अटैक इन 3 डायरेक्शन। बहुत ही जरूरी था कि जल्दी से जल्दी शकरगढ़ बल्ज के ऊपर कब्जा किया जाए और दुश्मन के इरादे को नस्तानाबूद किया जाए। 1971 में पाकिस्तान के अपने वजूद पर बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो जम्मू कश्मीर का लालच नहीं छोड़ पा रहा। शत्रु की साजिश ये थी कि वे जम्मू कश्मीर को बाकी के हिंदुस्तान से काट दे उसका संपर्क। और 1971 में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर आक्रामक था। भारत ने दोहरी रणनीति अपनाई, कश्मीर में जंग लड़कर दुश्मन को पीछे धकेले और पाकिस्तान के एक ऐसे भौगोलिक हिस्से पर चढ़ाई करे जहां दुश्मन के साथ जैसे को तैसा वाला न्याय कर सके। यह हिस्सा था शकरगढ़ बल्ज का। जो पाकिस्तान ने छम में किया, पाकिस्तान ने लोंगेवाला पे अटैक किया, तो उसके नतीजे में यस वी वर ऑन द ऑफेंसिव इन शकरगढ़ एंड द ऑफेंसिव intent was with us here. We were not reacting, we were rather acting in this sector. पाकिस्तान के अंदर ले जाकर और तिरंगा फहराने का ये एक मौका था जिसको हम गंवाना नहीं चाहते थे। शकरगढ़ बल्ज का इलाका चिनाब और रावी नदी के बीचों बीच है। ये समतल इलाका है और कई नाले नहर इससे होकर गुजरते हैं। इस इलाके की रक्षा के लिए पाकिस्तान की भारी भरकम तैनाती थी। इन्फेंट्री के साथ आर्मर्ड रेजिमेंट यानी टैंक भी लगे थे और इस इलाके के डिफेंस को मजबूत रखने के लिए यहाँ एंटी टैंक माइनफील्ड बिछी हुई थी। पहला माइनफील्ड भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बिछा था। दूसरा माइनफील्ड ठाकुरद्वारा नागवाल से होकर गुजरता था। खबर के अनुसार तीसरा माइनफील्ड खमरोला बरखानिया के क्षेत्र में था और चौथा माइनफील्ड बसंतर के इलाके में। ये एंटी टैंक माइन वजन से फट पड़ती हैं और भारी भरकम टैंक अगर चपेट में आए तो परखच्चे उड़ने का खतरा। इन माइनफील्ड्स को पार करने की एक प्रक्रिया होती है। इंजीनियर्स माइन्स को डिटेक्ट करके इलाके को साफ करते हैं और उसके बाद ही एक एक करके टैंक ऊपर से गुजरते हैं। ये इंसानों के खिलाफ हो सकता है, टैंकों के खिलाफ हो सकता है। अगर टैंक माइन के ऊपर चढ़ जाए तो वो एक्सप्लोड होकर टैंक को काफ़ी बुरी तरह डैमेज कर सकता है। यहाँ तक कि जो टैंक के अंदर फ्यूल है, एम्यूनिशन है, पर्सनल है, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पाकिस्तान ने इतने स्तर पर माइनफील्ड इसीलिए बिछाए थे ताकि भारतीय टैंक उस इलाके में न आ पाए, क्योंकि 1965 के युद्ध में भारतीय टैंकों ने पाकिस्तान को रौंद कर रख दिया था। हमारे टैंक पाकिस्तानी टैंकों से ताकत में कम थे, लेकिन हमारे सैनिकों की वीरता उन आधुनिक टैंकों पर भी भारी थी। किसी भी देश की सैन्य शक्ति का जब आकलन किया जाता है तो सैनिकों के साथ साथ बात हथियारों की ताकत की भी की जाती है। जब 1965 का युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान अपने पैटर्न टैंकों को लेकर बहुत शेखी बघारता था, लेकिन
ये पूरा दावा हवा हवाई रहा, कागजी रहा। जब हकीकत में मुकाबला हमारी सेंचुरियन टैंकों से हुआ तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता चल गया। हालांकि ये सिर्फ एक टैंक की कला नहीं होती है, बल्कि उस टैंक पर सवार एक सैनिक की कलाकारी भी होती है। भारत के पास थे सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तान इस्तेमाल करता था पैटर्न टैंकों को। इन दोनों टैंकों की अगर तकनीकी मानकों पर तुलना हो तो पैटर्न के आगे सेंचुरियन टिक नहीं सकते थे। पैटर्न टैंक के जो बेटर इंजन था उसके अंदर 750 हॉर्स पावर का इंजन था, इसके अंदर 650 हॉर्स पावर का इंजन था, जिससे पैटर्न टैंक ज़्यादा मोबाइल था हमारे टैंकों से। और अगर इसकी गन कंपेयर करी जाए तो उसकी गन 90 mm की ज़्यादा एक्यूरेट गन थी और इसकी गन 105 mm राइफल बोर गन थी, तो उनका निशाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इन्हीं टैंकों के दम पर हमने 1965 की जंग जीती थी और उन्हीं के साथ 1971 की लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि पैटर्न टैंक उस समय दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शामिल थे। लड़ाई के दौरान जितना जरूरी इक्विपमेंट का होना है, उतना ही जरूरी उस इक्विपमेंट को हैंडल करने वाले क्रू की ट्रेनिंग का जरूरी होना है। सेंचुरियन टैंक नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया टैंक था, लेकिन उसके पीछे जो 4 हॉर्स के जो जितने भी जवान थे, जितने भी जेसीओस थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, ये उनका दृढ़ संकल्प और उनकी ट्रेनिंग थी जिसने आगे जाकर पैटर्न टैंक्स को हराया और हमें ऐसी जीत दिलवाई। शकरगढ़ बल्ज पर कूच के लिए सैनिकों के दस्ते उत्साह और देश प्रेम से लबरेज थे। टैंकों को पैदल सैनिकों के साथ आगे बढ़ना था। 4 हॉर्स एक आर्मर्ड रेजिमेंट, इन्हें हॉडसन हॉर्स भी कहा जाता है। हॉडसन हॉर्स को पहले 3 माइनफील्ड पार करने का दायित्व दिया गया। पूरी इंडियन आर्मी के अंदर एक सेइंग है कि 4 हॉर्स का पैमाना अलग है। हम एक अलग पैमाने पर चलने वाली रेजिमेंट है और हमेशा जब भी हमको मौका मिला है हमने अपने आप को प्रूव किया है और इस बात का दुश्मन को भी बताया। जब दुश्मन को पता चलता है कि 4 हॉर्स इस एरिया के अंदर ऑपरेट कर रही है तो एक डर का खाना उनके दिमाग में रहता है। वो 5-6 दिसंबर के दरमियान की रात थी जब भारत के योद्धाओं ने कूच किया। ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, न तो दुश्मन की संख्या के हिसाब से, न उसके बेहतर हथियारों के लिहाज से, न तो दलदली जमीन के कारण और न ही इस बाबत कि इलाका दुश्मन का था। पर भारत के रणवीर तो केवल लक्ष्य को देखते हैं और लक्ष्य ही भेदते हैं। शकरगढ़ सेक्टर में हॉडसन हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राजमोहन वोहरा। एक बहुत ही साहसी, तेज तरार, अच्छे लीडर थे। 1971 के पूरे युद्ध के दौरान उन्होंने सामने से रेजिमेंट का नेतृत्व किया। इस लड़ाई के दौरान उनकी बहिरता और उद्दता देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टैंक स्क्वाड्रन और पैदल सैनिकों के तालमेल को भी समझिए। दुश्मन के इलाके को पहले टैंक पार करते हैं, बमबारी से उसके डिफेंसेस को ध्वस्त करते हैं और फिर सैनिक टैंक की आड़ में आगे बढ़कर दुश्मन को हराकर इलाके पर कब्जा करते हैं। लेकिन टैंकों की रफ्तार छोटी गाड़ियों में सवार सैनिकों से कम होती है। अपने आकार और इंजन से आती आवाज के कारण वो केवल रात में आगे बढ़ सकते हैं। इस तालमेल को बैठाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। 4 हॉर्स पहले और दूसरे पड़ाव को पार कर चुकी थी, पर तभी खबर मिली कि पाकिस्तान अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है और अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। अगर समय रहते पाकिस्तान को रोकना था तो दिन में ही आगे बढ़ना होता। युद्ध भूमि में एक टैंक सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। जब वो सामने की ओर बढ़ता है तो दुश्मन का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। लेकिन अगर टैंक की एक शक्ति होती है तो टैंक के सामने कुछ चुनौतियां भी। टैंक दुश्मन को कभी भी सरप्राइज नहीं कर सकता। दुश्मन अगर इस तरह का इलाका हो तो दूर से उसे आते हुए देख सकता है। ऐसे में ये निर्णय कि दिन के उजाले में भी हम आगे बढ़ेंगे अपने आप में हमारे शूरवीरों के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस एक निर्णय से उस मोर्चे पर बाजी पलटने वाली। 4 हॉर्स के शूरवीरों पर मानो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने का नशा सवार था। ताज्जुब नहीं कि उसने दुश्मन के 27 टैंकों को नष्ट कर दिया। समूचे युद्ध में दुश्मन को एक रेजिमेंट द्वारा पहुंचाया गया
ये सर्वाधिक नुकसान था। और बड़ी बात ये भी कि ऐसा करते हुए फोर्ड हाउस को मामूली क्षति पहुंची। बरखानिया तक का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था और अब बसंतर की लड़ाई के लिए बड़ी जिम्मेदारी पूना हॉर्स के कंधों पर थी। बसंतर रिवर के जब हम अंदर घुस चुके थे, उस टाइम उनकी पूरी एक आर्मर्ड ब्रिगेड ने अटैक किया। पहला अटैक आया था मेरी स्क्वाड्रन के ऊपर। जब वो अटैक मैंने रोका तो उनको पता लगा कि इस तरफ तो हम जा नहीं सकेंगे, तो दूसरी तरफ जो सेकंड फ्लैंक था उनका, उस फ्लैंक के ऊपर ने उनको पूरी अपनी दोनों रेजिमेंट्स डाली। बसंतर की लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े टैंक बैटल्स के रूप में दर्ज है, जब भारी भरकम टैंकों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई थी। पूर्वी मोर्चे पर ईस्ट पाकिस्तान में अब तक युद्ध अपने निर्णायक दौर में था, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जंग अभी भी भीषण थी। आगे बढ़ते हुए भारतीय सैनिकों के लिए जरूरी था कि 15-16 दिसंबर की रात तक गाजीपुर फॉरेस्ट एरिया पर नियंत्रण कर लिया जाए। पैदल सैनिकों की टुकड़ियां बसंतर पार कर जंग में लगी थी, लेकिन टैंक तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक बसंतर से माइन फील्ड क्लियर न हो जाए। 15 दिसंबर 1971 की रात हमारी इन्फेंट्री ने बसंतर नदी के पार अपना ब्रिजेड बना लिया था। इसके बाद 16 मद्रास के सामने दुश्मन के टैंक्स काउंटर अटैक के लिए काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे। उस समय 16 मद्रास के सीओ साहब ने हमारे जो आर्मर की रेनफोर्समेंट है उसकी तुरंत मांग करी, लेकिन अभी तक जो इंजीनियर्स की माइन फील्ड क्लियर करने की जो कार्रवाई थी वो पूरी नहीं हुई थी। इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह जो कि कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने निर्णय के लिया कि इन्फेंट्री की मदद और दुश्मन के काउंटर अटैक को फेल करने के लिए हमारी रेजिमेंट अनक्लियर माइन फील्ड से इंडक्ट करेगी। इलाके की दलदली जमीन के कारण समय बहुत अधिक लग रहा था। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे और अभी आधी दूरी ही तय हुई थी। ये खबर आई कि स्थिति बहुत विकट है और अगर टैंक नहीं बढ़ पाए तो इस मोर्चे पर भारत को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। पूना हॉर्स को फख्रे हिंद भी कहा जाता है और ये नाम हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने दिया। जब दुश्मन किसी उपाधि से नवाजता है तो उसके मायने ही अलग हो जाते हैं। दरअसल एक तरफ होती है सैनिकों की वीरता और दूसरी तरफ होती है नेतृत्व की क्षमता। तो 1971 के युद्ध के समय कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। उनका नेतृत्व ऐसा था कि उनके सैनिकों को उन पर अकूत विश्वास रहता था। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह ने निर्णय लिया कि और वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। माइनफील्ड साफ हो या न हो, आगे तो बढ़ना ही होगा। उन्होंने जो योजना बनाई उसमें कदम कदम पर खतरा था। बात राष्ट्र की आन की थी तो शौर्य ने संदेश दिया कि बढ़े चलो जान हथेली पर लेकर। उन्होंने कहा कि एक एक कर टैंक आगे बढ़े। अगर एक टैंक माइन की चपेट में आया तो दूसरा टैंक दाएं से निकल जाए, अगर दूसरा भी चपेट में आए तो अगला फिर दाएं से आगे बढ़े। ऐसा करते करते कम से कम कुछ टैंक तो पार पहुंचेंगे। उस रोज ईश्वर पूना हॉर्स के साथ था। टैंक पंक्तिबद्ध चलते रहे और किसी भी टैंक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये किस्मत ही थी, क्योंकि अगले ही दिन जब एक जीप और एपीसी वहां से गुजरे तो माइन की चपेट में आकर उनके परखच्चे उड़ गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह का नाम इंडियन आर्मी में बड़े गर्व से लिया जाता है और वो हमारी आर्मी के सबसे कुशल टेक्नीशियन में से एक माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में हमारी रेजिमेंट में दुश्मन के 8 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड को कड़ी शिकस्त दी और उनकी 13 लांसर रेजिमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्मी ने उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था। शौर्य, दिलेरी और देश प्रेम का ये एक ऐसा नमूना था जो पराक्रम की परिभाषा तय करने वाला था। टैंक
तेजी से रणभूमि की ओर आगे बढ़ते रहे। 15 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे जब टैंक अपनी पोजीशन ले ही रहे थे, तभी अचानक बिल्कुल सामने स्मोक शेल गिरने लगे। घने धुएं की चादर में कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए दुश्मन के टैंकों की घरघराहट साफ सुनाई दे रही थी। भारतीय सैनिकों ने बंदूकें तान दी। धीरे धीरे जैसे धुआं छटा, वो इंतजार करने लगे कि अब दुश्मन के टैंक बिल्कुल पास नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तानी तो लगभग 600 से 800 मीटर पीछे रुक गए थे और फिर जो दनादन गोलाबारी शुरू हुई तो हर ओर बस आग और गुबार। पाकिस्तानियों की संख्या हमसे अधिक थी और पीछे से और पाकिस्तानी टैंक भी आ रहे थे। शुरुआती फायर फाइट में ही 3 भारतीय टैंकों पर सीधा निशाना लगा। भारतीय गनर्स उस असंतुलित मुकाबले के बावजूद पल भर को नहीं घबराए। ताबड़तोड़ और सटीक गोलाबारी जारी रखी। सुबह 11 बजे जब मुकाबला कुछ देर के लिए थमा, तब तक सामने जलते हुए पैटर्न टैंकों का अंबार लगा हुआ था। हालांकि पूना हॉर्स के दस्ते को भी काफी नुकसान पहुंचा था। यह अजीब सा इत्तेफाक था कि इस सेक्टर में जिन 2 दुश्मनों का सामना था, वो कभी सेना के एक ही बॉम्बे कैवलरी का हिस्सा थी। बंटवारे के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना में पूना हॉर्स और पाकिस्तानी सेना में लैंसर्स कहलाए। जब देश का बंटवारा हुआ तो 13 लांसर को पाकिस्तान आर्मी और पूना हॉर्स को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। उसी दौरान पूना हॉर्स से कैम खानी मुसलमान स्क्वाड्रन को पाकिस्तान भेज दिया गया और 13 लांसर से 6 स्क्वाड्रन को पूना हॉर्स में शामिल किया गया। यहाँ पे इत्तेफाक की बात यही है कि 16 दिसंबर की सुबह को बसंतर के युद्ध में ये दोनों रेजिमेंट आपस में आमने सामने थी। जो 13 लांसर्स की सरदारों की स्क्वाड्रन थी, उसको मैं कमांड कर रहा था इस लड़ाई में, और उसी रेजिमेंट ने, इसी स्क्वाड्रन ने 65 में भी बहुत अच्छी लड़ाई की और 71 में भी बहुत लड़ाई की। पहले दौर का आमना सामना हो चुका था, लेकिन न तो जंग अभी खत्म हुई थी न मुश्किल। हमने अब तक बहुत नुकसान झेला था और मोर्चे पर लड़ने के लिए टैंकों की भी परेशानी थी। अधिकतर टैंक दुश्मन का वार झेल चुके थे और लड़ते रहने के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे। 1965 की जंग के परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर। ये जंग तो 1971 में लड़ी जा रही थी, लेकिन 1965 से भी बहुत सबक लिए जा रहे थे। दुश्मन वही पाकिस्तान, दुश्मन के टैंक वही पैटर्न, हमारे टैंक वही सेंचुरियन, और इलाका भी कमोवेश एक सा ही था। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास से सबक सीखने वाले भी वीर ही होते हैं। तब मोर्चे पर लड़ा एक ऐसा सूरमा जिसने अकेले दम पर पाकिस्तानी खेमे में हार का हाहाकार मचा दिया। परमवीर अरुण खेत्रपाल का वो शौर्य। इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम। के युद्ध में बसंतर की प्रचंड लड़ाई की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। पर रणभूमि के इस हिस्से में आगे बढ़ने से पहले हम इस मोर्चे के रणवीर की कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की।
अरुण खेत्रपाल 1971 में ही सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए थे। किस्मत से अरुण उस यूनिट का हिस्सा बने जिसमें कभी उनके आदर्श परमवीर चक्र विजेता आर्देशिर तारापुर थे। तारापुर की पेंटिंग के सामने खड़े होके कैसा लग रहा है? सर, कर्नल तारापुर की तरह पूना हॉर्स के लिए अगला परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल लाए। तो इसी बात पे एक टोस्ट हो जाए। कर्नल तारापुर एंड टू अरुण। जून 1971 में जब अरुण डिफेंस एकेडमी से पास आउट हुए, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट आने लगी थी। युद्ध छिड़ने के साथ ही दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दे दिए गए, पर अरुण खेत्रपाल को युद्ध में जाने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल उन्हें अभी सेना में मुश्किल से 6 महीने हुए थे। उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर जाने को कहा गया ताकि वो कमांड के लिए तैयार हो सके। इस कोर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा जो है जिसे टेक्निकल फेज कहा जाता है। टेक्निकल फेज में आपको टैंकों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा है टैक्टिकल फेज। टैक्टिकल फेज में आपको लड़ाई में क्या तौर तरीके इस्तेमाल करने हैं, रणनीतियों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो वायोस कोर्स करने के बाद एक ऑफिसर को इस काबिल माना जाता है या सक्षम माना जाता है इस चीज़ के लिए कि वो अपने ट्रुप को लड़ाई में लीड कर सकता है। अरुण खेत्रपाल का दिल टूट गया। वो किसी भी कीमत पर मोर्चे पे जाना चाहते थे, पर उनका कोई भी सीनियर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। आखिरी उम्मीद लिए वो अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह के पास पहुंचे। When Arun was ushered into my office, I looked up. अरुण मेरे ऑफिस में आया। मैंने उसे देखा और पूछा, हाँ अरुण? उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो खामोश रहा। And he remained mum. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने गुजारिश की कि उनका नाम कोर्स से हटा दिया जाए ताकि वो युद्ध लड़ सके, पर नियम इसकी इजाजत नहीं देते थे। लेकिन इस युवा ऑफिसर में कोई तो ऐसी बात थी कि हनुत सिंह नियमों को बदलने को राजी हो गए। अरुण खेत्रपाल के लिए मिनी कोर्स की व्यवस्था की गई और कोर्स के आखिर में हनुत सिंह ने खुद उन्हें परखने के बाद रणभूमि में जाने की इजाजत दी। उधर पूना हॉर्स से पहली टक्कर में हुई क्षति के बाद पाकिस्तान ने टैंकों की रीइंफोर्समेंट भेज दी। लेकिन भारत के पास बहुत विकल्प नहीं था। मोर्चे पर अब गिनती के टैंक और दूसरी स्क्वाड्रन के 3 टैंक ही मदद के लिए भेजे जा रहे थे। पहले टैंक में थे कैप्टन मल्होत्रा, दूसरे में लेफ्टिनेंट अहलावत और तीसरे में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। करेक्ट डिसीजन जनरल हनूत ने लिया ए स्क्वाड्रन को रीइंफोर्स करने को बी स्क्वाड्रन को, और जैसे ही ए स्क्वाड्रन बी स्क्वाड्रन के पास पहुंची तो अटैक बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका था। उस टाइम अरुण खेत्रपाल ने टर्न राउंड करके इस अटैक के ऊपर फायरिंग शुरू की। पोजीशन भी नहीं ली थी, जस्ट उसने अपने टैंक को घुमाया और फायरिंग शुरू की। उस फायरिंग से जब वो टैंक हिट होने लगी ना, तो एकदम से टैंक असॉल्ट स्टॉप हो गया। वो असॉल्ट होते ही बाकी रेजिमेंट के बाकी स्क्वाड्रन की टैंकें थी वो पोजीशन पे आ चुकी थी और फिर उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया पाकिस्तान। दुश्मन ने जब काउंटर अटैक किया तो अपनी पोजीशन के कारण युद्ध का केंद्र यही 3 बन गए। ये इतनी देर से रणभूमि में जाने को छटपटा रहे थे कि यह कहर बनकर पाकिस्तानी टैंकों पर टूटे। इनके आक्रमण में लगभग 10 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो गए, बाकी इतना घबरा गए कि पीछे की ओर पलटे।
लेकिन इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट अहलावत के टैंक में गोला लगा। उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उन्हें वहां से निकालना पड़ा। कैप्टन मल्होत्रा के टैंक में भी तकनीकी गड़बड़ी आ गई। वो ठीक करने के लिए पीछे आना चाहते थे, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह ने इनकार कर दिया। I said no. मैंने इनकार कर दिया। ये युद्ध था। अगर एक भी टैंक पीछे हटता तो सबको लगता कि हम डर कर भाग रहे हैं। And cause a panic withdrawal. कमांडिंग ऑफिसर ने सभी टैंकों को संदेश जारी किया अल्फा 1 4 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 और कहा कि जो जहां खड़ा है वहीं से लड़ेगा, 1 इंच भी पीछे हटने की इजाजत नहीं। लेकिन लड़ने लायक स्थिति में अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने गनर एएलडी नथु सिंह से कहा कि आप एक तरफ से दुश्मन के टैंक्स पे एंगेज करना शुरू करें। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के टैंकों पर गोले बरसाते रहे, चुन चुन कर एक एक को नष्ट करते रहे, लेकिन उनकी टैंक पर भी वार लग चुका था। टैंक ने आग पकड़ ली। साहब, टैंक में आग लग चुकी है, पीछे लेके बुझा लें, फिर आगे लग जाएंगे। नहीं पराग सिंह, सीओ साहब का आदेश नहीं सुना। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, यहीं डटकर लड़ेंगे। वही गोला सामने मेरा कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जिनके दोनों पांव के बीच में लगा, दोनों पांव कट गई और वो चमड़ी से लिपट गए सीट के साथ। मैं बोला कि टैंक को पीछे ले ले इस जगह से, लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आप ये लड़ते रहो जब तक आपकी गन और टैंक काम करता हो। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ बुरी तरह चिपटा रहूंगा जब तक मेरी जान है। ये केवल लोहे का एक टैंक नहीं है, ये शौर्य का जीता जागता मंदिर है। ये उद्घोष है रणवीर जय सदा की। ये वही टैंक है जिसका इस्तेमाल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 1971 की जंग में किया था। ये वही टैंक है जिसमें सवार होकर उन्होंने 8 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। ये वही टैंक है जिस पर आक्रमण के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि केवल 21 साल के एक नौजवान थे, उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, दुश्मन से मुकाबला करूंगा। No sir, I'll not abandon my tank. My gun is still working and I'll get these enemy tanks. Over. साथी ऑफिसर भी अब उनसे रेडियो सेट पर गुजारिश करने लगे कि वो पहले आग बुझा लें और फिर मोर्चे पर लौट आए, लेकिन उन पर तो जुनून सवार था। उन्होंने अपना रेडियो सेट ही ऑफ कर दिया। दुश्मन के 4-5 टैंक ही बाकी बचे थे। अरुण जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है। वो एक एक कर टैंकों पर निशाना साधने लगे। घायल होने के बावजूद अरुण खेत्रपाल अपने धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते 2 और टैंकों को नष्ट कर दिया। अब एक आखिरी टैंक बचा था और वो 75 मीटर की दूरी पर आ चुका था। दोनों टैंकों ने एक साथ निशाना साधा और एक साथ ही दोनों के गोले निकले। बदकिस्मती से अरुण खेत्रपाल के टैंक से निकला गोला निशाने पर तो लगा, लेकिन छिटक गया। पर उनके टैंक पर जो निशाना लगा था वो आघात कर गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और उनके ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो गए। पर उनके पराक्रम ने इतना तय कर दिया कि अंतिम पाकिस्तानी टैंक भी आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे उनकी टैंक ने लीडिंग टैंक जो कि स्क्वाड्रन कमांडर की हिट हुई, जैसे उसकी टैंक हिट हुई एकदम से उनके अटैक का हॉल्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने अटैक का मोमेंटम बिल्कुल रोक दिया
और धीरे धीरे विड्रॉल शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसके रोकने के टाइम सबसे ज़्यादा टैंक उस टाइम हिट हुई है उनकी, क्योंकि वो स्टैटिक हुए, हमारे गनर्स तो लगे हुए थे और वो धीरे धीरे जब विड्रॉ कर रहे थे उस टाइम हम इनको मार रहे थे। अब तक भारत की ओर से भी रीइंफोर्समेंट्स पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान उस मोर्चे पर खाक हो चुका था। पाकिस्तान का हमला निरस्त होते ही ड्राइवर और गनर ने टैंक की आग बुझाई। फिर देखा तो ऑपरेटर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तभी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने उन्हें आवाज दी। हम जीवित हैं, हमें पानी पिलाओ। पराग सिंह and नाथू सिंह realized that पराग सिंह और नाथू सिंह ने महसूस किया कि मौसम बहुत ठंडा है और पानी दिए जाने से उनकी मौत हो सकती है। उन्होंने तुरंत बॉयलर ऑन किया और एक कप चाय निकाली। जैसे ही वो चाय लेकर के अरुण के पास पहुंचे, अरुण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 21 साल का एक युवा ऑफिसर, जिन्हें सेना में केवल 6 महीने हुए थे, जिनकी आंखों ने केवल एक सपना देखा था, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। उन्होंने दुश्मन को उसकी ही जमीन से उखाड़ फेंका था और अपने राष्ट्र की आन के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब केवल 21 साल के थे जब उन्होंने बसंतर युद्ध में हिस्सा लिया। नया जवान भी लगभग इसी उम्र का होता है और मुझे अपनी यूनिट की वीरता और इसकी गाथा को पढ़ करता है और इससे सोचता है वो आगे चलकर मैं भी अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए कुछ ऐसा कर सकूं। ये सब बातें उसकी जिम्मेवारी का एहसास करवाती है और एक अच्छा लीडर बनाने के लिए तैयार करती है। मुझे आपको ये बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम GX202 फामागुस्ता, जो कि एक सेंचुरियन टैंक है, उसके सामने खड़े हैं। और ये वही टैंक है जिस पे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और उनके क्रू ने 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ी और बैटल ऑफ बसंतर में दुश्मन के 13th लांसर रेजिमेंट के 8 टैंकों को बर्बाद किया। ये टैंक हमारी रेजिमेंट के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है और ये हमारे रेजिमेंट के तमाम रैंक्स को मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। भारत ने उस पूरे क्षेत्र को सिक्योर कर लिया था। पाकिस्तान अभी भी कोशिशों में जुटा था कि कुछ भरपाई कर सके। उस रोज पूरे दिन प्रचंड गोलीबारी चलती रही। पाकिस्तानी फाइटर जेट भी टैंकों पर जबरदस्त बमबारी करते रहे, लेकिन पूना हॉर्स और हॉडसन हॉर्स के वीरों ने पाकिस्तानी आर्मर को भारी पटखनी दी थी। उस दिन 6 और पाकिस्तानी टैंकों को कबाड़ में बदल दिया। दिसंबर को दोपहर 3 बजे खबर आई कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है और आदेश हुआ कि पश्चिमी मोर्चे पर भी रात 8 बजे से युद्ध विराम हो जाए। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध खत्म होने के बावजूद पश्चिम में संग्राम चलता रहा। भारत ने इस क्षेत्र में पाकिस्तानी जमीन के 388 स्क्वायर किलोमीटर पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि युद्धोपरांत के सियासी समझौते में वो जमीन पाकिस्तान को लौटा दी गई। पर बसंतर की लड़ाई का एक पहलू कई सालों बाद उजागर हुआ, जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता किसी काम के लिए पाकिस्तान गए। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम। अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल भी भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर थे। उनका जन्म आजादी से पहले सरगोधा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। साल 2001 की बात है जब उन्हें अपनी जन्मभूमि की याद आई और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल उस वक्त तक 81 साल के हो चुके थे।
जब वो पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर नासिर पहुंचे। ब्रिगेडियर नासिर ने अपना परिचय एक दोस्त के तौर पर दिया। पाकिस्तान में रहने के दौरान उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने उनकी खूब आवभगत की, घुमाया फिराया। भारत लौटने से पहले आखिरी रात पर उनके लिए एक भोज का आयोजन भी किया और फिर झिझकते हुए जो कहा उस पर खेतरपाल यकीन ही नहीं कर पाए। क्या ब्रिगेडियर नासिर क्या कि ब्रिगेडियर साहब 71 की लड़ाई में मैं भी शक्करगढ़ में मैं भी आर्मर्ड कोर में था और मैं भी उस लड़ाई में मतलब शामिल था। डैड ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा बेटा भी मतलब हाँ मुझे पता है। तो आपको कैसे पता? ही सेज कि तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो जो गोला जो फायर हुआ था एनिमी कमांडर का, मैं ही वो एनिमी कमांडर था। ब्रिगेडियर नासिर उस अंतिम टैंक में सवार थे। वो वही थे जिसने अरुण खेतरपाल पर बंदूक तानी। वो वही थे जिसने 21 साल के अरुण पर गोली चलाई थी। उनकी जो बातचीत हुई उसकी बातचीत से पता लगा कि उन्होंने इतना बहादुर लड़का कभी देखा ही नहीं था और बहुत तारीफ की। और उसने कहा कुछ हथियार बदल जाते हैं, यादों में कुछ तस्वीरें जुड़ती हैं, कुछ ढांचे जुड़ जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है एक स्वर्णिम इतिहास जो भविष्य और वर्तमान को प्रेरित करता है। आज के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और सत्य रंजन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।